हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की हमारी ऑनगोइंग सीरीज में हम सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लेके चल रहे थे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को देख लिया है। आज हम साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिया गया था, इसके हम 4 प्रिंसिपल्स को कवर करके चलेंगे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स को कवर करने से पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता दूं। अगर हम ट्रेड एंड कॉमर्स में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की एप्लीकेबिलिटी को देखते हैं तो इसको हम आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स हमारे जो शुरू होते हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर, मैकेनाइजेशन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो 3 पार्ट्स में जो डिवाइडेड है, डिवीजन ऑफ लेबर है, मैकेनाइजेशन है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन है। और इसी को अगर हम टाइम पीरियड में देखते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर हमारा एंशिएंट पीरियड से रिलेटेड है, मैकेनाइजेशन जो है वो हमारा मेडिवल पीरियड से रिलेटेड है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमारा मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड है। जिसको कि हम आपका मॉडर्न एज का नाम देते हैं। मॉडर्न एज जो होता है, इसको कहा जाता है कि ये 20th सेंचुरी का एज है। मॉडर्न एज 20th सेंचुरी में शुरू होता, जिसमें कुछ रिनाउंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए थे और इसी एज के दौरान इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की इजाद हुआ था। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जिसमें कि मैरी फॉलेट है, आपके पीटर ड्रकर साहब हैं और इनमें एक बहुत गिना चुना नाम जो है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर का माना जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर और पीटर एफ. ड्रकर, ये दोनों मैनेजमेंट एक्सपर्ट ऐसे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम किया था और इसी में से एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के इजाद किया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टर्म है ये आपका एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिया गया है और एफ.डब्ल्यू. टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, एफ.डब्ल्यू. टेलर वॉज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 1856 में फिलाडेल्फिया यूएसए में इनका जन्म हुआ था और 1878 में ही ज्वाइंड द मिडवेल स्टील कंपनी एज ए फोरमैन। इन्होंने एक मशीनिस्ट के तौर पे शुरू किया था, बाद में फोरमैन बने थे और 1884 में जब इन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री को पूरा किया तो उसके बाद एज ए चीफ इंजीनियर के तौर पे इन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया था। वहां पे काम करते करते इन्होंने देखा कि काम करने का तरीका बहुत मोनोटोनस है। वहां पे एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने जो इनको दिखाई दी थी वो आपकी शोल्डरिंग की थी। शोल्डरिंग मीन्स वर्कर्स जो थे वो आपके काम करना पसंद नहीं करते थे, काम जो चल रहा है उसी को करना पसंद करते थे। उनकी समस्या ये थी कि अगर वो किसी भी काम को पूरा कर लेते थे तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड वहां पे डिफाइन हो जाता था और ये मिनिमम स्टैंडर्ड जो अचीव कर लेता था वो तो काम करता रहता था और जो मिनिमम स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पाता था उसको जॉब से निकाल दिया जाता था। तो वर्कर्स वर वेरी रिलक्टेंट, वो काम ही नहीं करना चाहते थे। जो एक तय स्टैंडर्ड जो होता था, स्टैंडर्ड को सेटअप करना ही नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार का कोई स्टैंडर्ड सेटअप हो। इसी को रूल ऑफ थंब का बाद में उन्होंने नाम दिया था। रूल ऑफ थंब के कॉन्सेप्ट पे हम आपका बाद में आएंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। जब ये प्रॉब्लम उनके सामने आई, उन्होंने देखा कि वर्कर्स मोनोटोनस मेथड को फॉलो करते हैं, काम करना पसंद नहीं करते हैं। इससे बहुत सा मटेरियल का वेस्टेज हो रहा था, मैन पावर का वेस्टेज हो रहा था और प्रोडक्टिविटी गिरती चली जा रही थी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि काम को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। यहीं से कॉन्सेप्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट का शुरू हुआ था। इन्होंने क्या किया, ही ब्रोक अप द ह्यूमन एक्टिविटी इन स्मॉल पार्ट्स। इन्होंने ह्यूमन एक्टिविटीज को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया और ये देखा हाउ इट कुड बी डन इफेक्टिवली इन लेस टाइम विद इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो क्रक्स था वो ये था कि सारी एक्टिविटीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और ये देखना है कि कैसे उसको इफेक्टिवली किया जा सकता है, वो भी कम से कम समय पे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए। तो इसके लिए इन्होंने ये कहा कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करानी है उसके लिए हम आपके स्टैंडर्डाइज्ड टूल, मेथड्स और ट्रेन्ड एम्प्लॉयज की मदद लेंगे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो आपका इसी के इर्द गिर्द घूमता है, जहां पर स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स की वो मेथड्स की मदद से और सबसे इंपॉर्टेंट वर्कर्स के ऊपर काम करके, वर्कर के ऊपर एम्फेसिस देके, उनको ट्रेन करके, उनको साइंटिफिकली सेलेक्ट करके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना था। एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स को पढ़ने से पहले आइए हम देख लेते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो 2 चीजें करेंगे, पहले तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के मीनिंग को देखेंगे, फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट को आपका डिफाइन कर लेंगे। अगर लिटरल मीनिंग पे चला जाए साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट 2 शब्दों से मिलकर बना है। वन इज द साइंटिफिक एंड सेकंड वन इज द मैनेजमेंट। बात आती है कि साइंटिफिक क्या होता है। अगर हम साइंटिफिक की बात करते हैं तो साइंटिफिक मीन्स सिस्टमैटिक, एनालिटिकल एंड
ऑब्जेक्टिव अप्रोच। कोई भी अप्रोच अगर वो सिस्टमैटिक है, एनालिटिकल एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व है और ऑब्जेक्टिव होता है, तो उस कंडीशन में उसको हम कहते हैं कि वो साइंटिफिक अप्रोच। जहां तक मैनेजमेंट की बात आती है, मैनेजमेंट के लिए हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। इसका मतलब अगर हम बात कर रहे हैं गेटिंग थिंग्स डन की, देखो अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को रिलेट करके चलते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो आपका केयरफुल ऑब्जर्वेशन, के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करेगा एंड इनोवेटिव आउटलुक के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब कहा जाए कि अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, तो यह कहा जाता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड इनोवेटिव आउटलुक। It is an art of exactly knowing what is to be done and what is the best way of doing it. इसका मतलब क्या काम करना है, what is to be done and what is the best way, अगर इसको कहा जाए तो यही हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है। जैसे कि FW टेलर ने आपका डिफाइन किया है, अगर आप इनकी डेफिनेशन के एस्पेक्ट को देखेंगे कि FW टेलर ने इसको डिफाइन किया है, उस कंडीशन में आप देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग व्हाट यू वांट मेन टू डू। इसका मतलब व्हाट इज टू बी डन, आप क्या चाहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स किस प्रकार से काम कर रहा है, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। तो मैंने जो यहाँ पे दो बातें आपको बताई, व्हाट इज टू बी डन एंड बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, तो अगर वही बात की जाती है बेस्ट है, तो FW टेलर का यही मानना था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, इट इज एग्जैक्टली दो चीजों में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। अगर पीटर ड्रकर साहब की बात की जाती है, इन्होंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन्होंने कहा है तो कोर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ वर्क, द एनालिसिस ऑफ वर्क इनटू सिंपलेस्ट एलिमेंट एंड सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट ऑफ वर्कर्स परफॉर्मेंस। अगर पीटर ड्रकर साहब की डेफिनेशन को देखा जाए साइंटिफिक मैनेजमेंट को, तो इन्होंने 3 चीजों पे एम्फेसिस किया। वन इज ऑर्गेनाइज स्टडी, दूसरा एनालिसिस ऑफ वर्क, पहले चीज था वर्क की ऑर्गेनाइज स्टडी करना है, दूसरा वर्क का एनालिसिस करना है और तीसरा परफॉर्मेंस के ऊपर काम करना है, यानी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इन वर्कर्स परफॉर्मेंस। तो अगर कहीं पे भी बात की जाए साइंटिफिक मैनेजमेंट की, हर चीज जो आ जाती है वो आपकी ऑर्गेनाइज्ड पे आ जाती है, वर्क पे आ जाती है और वर्कर्स के परफॉर्मेंस पे आ जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम लेके चलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को यह कहा जा सकता है इट इज द एक्सेप्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स। इट इज द एक्सेप्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ मेथड, और इस प्रकार के मेथड्स को करना है कि काम जो है वो वर्कर से बहुत ही सिंपल तरीके से, स्टैंडर्डाइज तरीके से, सिंपल मेथड से और बहुत ईजी वे में काम को पूरा किया जा सके। यही हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड रहता है। आइए अब देखते हैं मेन पार्ट, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। FW टेलर ने जो आपके प्रिंसिपल्स को स्पेसिफाई किया था, इनका कहना था कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो आपके इंडिविजुअली बेसिस पे काम नहीं करेंगे। इनका कहना था इट इज नो सिंगल एलिमेंट बट रैदर अ होल कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन किसका, 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स का, जिनको कि उन्होंने आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नाम दिया था। ये 4 एस्पेक्ट्स थे, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individualism and development of every person to his or her greatest efficiency and prosperity। तो ये 4 प्रिंसिपल्स जो हैं ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के अहम प्रिंसिपल माने जाते हैं और सारा साइंटिफिक मैनेजमेंट इसी के इर्द गिर्द घूमता है। आइए एक एक प्रिंसिपल को हम लोग देखते हैं। FW टेलर ने जो अपने प्रिंसिपल्स बताए हैं उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल आता है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। बात आती है ये रूल ऑफ थंब क्या चीज है। रूल ऑफ थंब, जिसको कि हम आपका दादागिरी के नाम से जानते हैं, होता यह था कि आप ये माना जाता था कि रूल ऑफ थंब जो है इट वाज द टेक्निक यूज्ड इन प्री साइंटिफिक एरा। प्री साइंटिफिक एरा का मतलब ये है कि जब तक साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं आया था उससे पहले जो चलता था वो आपका पूरा रूल ऑफ थंब का कॉन्सेप्ट चलता था। FW टेलर का कहना था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, साइंस को फॉलो करना है, दैट इज सिस्टमैटिक, एनालिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो उस हिसाब से इनका यह कहना था रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। जो यहां पे लिखा हुआ है RO2 शुड बी रिप्लेस्ड बाय ओके,
ओके की जब हम बात करते हैं, ओके मीन्स ऑर्गेनाइज नॉलेज, और आरओटी की बात जब हम करते हैं, आरओटी मीन्स रूल ऑफ थंब। तो एफडब्ल्यू टेलर का कहना था कि रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनाइज नॉलेज। अब बात आती है कि रूल ऑफ थंब क्या है और ऑर्गेनाइज नॉलेज क्या है। अगर हम रूल ऑफ थंब की बात करते हैं तो रूल ऑफ थंब पूरा आपका एस्टिमेशन के बेसिस पे होता था। जैसे मान लीजिए कैरम बोर्ड का गेम है, अगर आप कैरम बोर्ड का गेम खेलते हैं, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है आपको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, देन द कॉन्सेप्ट कम्स हिट हार्ड एंड लुक अराउंड। एक बार तेज से शॉट मारते हैं और देखते हैं कि किसी पॉकेट में कोई कॉइन गई है या नहीं गई है, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कुछ गलती होगी तो उसी से आपका आइडेंटिफाई किया जाएगा। दैट वाज द रूल ऑफ थंब। पहले भी ऐसे ही किया जाता था। मैनेजर्स दे रिलाइड ऑन देयर पर्सनल जजमेंट। पुराना चला आ रहा है, उसी के बेसिस पे वो अपना अंदाजा लगा लेते थे और उसी को वो आपको फॉलो करते थे। टेलर वाज अपोज टू दिस। ही सेड देयर शुड बी प्रिसिशन। प्रिसिशन मीन्स बिल्कुल आपकी चीज सटीक बैठनी चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं बिल्कुल आपकी परफेक्शन के साथ सारा काम होना चाहिए। इसी को इन्होंने ऑर्गेनाइज नॉलेज का नाम बता दिया और ये बोला कि अगर आपको प्रिसिशन चाहिए, कुछ एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, और ये मेथड आपका कहां से आएगा, ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से आएगा। तो कहने का यह मतलब है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। ये बोलता है कि रूल ऑफ थंब के कॉन्सेप्ट जहां पे मैनेजर जो थे वो अपने पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे या पर्सनल एस्टिमेशन के बेसिस पे डिसीजन लिया करते थे, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय द प्रिसिशन, यानी एक साइंटिफिक आपकी इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए, एक स्टडी हो जानी चाहिए और उसके बाद पे उसके बेसिस पे डिसीजंस लेने चाहिए। एफडब्ल्यू टेलर का साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब के संबंध में ये कहना था कि he believed that there was only one best way to maximize efficiency। उनके हिसाब से खाली एक ही मेथड हो सकता है और वही बेस्ट मेथड होगा जिससे एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है, और ये मेथड कहां से डेवलप होगी, बाय द स्टडी एंड एनालिसिस। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वर्क स्टडी, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग द स्टैंडर्ड मेथड। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने एक इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। थॉमस अल्वा एडिसन ने जब इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था तो इनको क्रिटिसाइज किया गया था, इनसे बोला गया था कि इन्होंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, कितने रिसोर्सेज वेस्ट कर दिए और एक छोटी सी टिमटिमाती हुई लाइट इन्होंने बनाई है। थॉमस अल्वा एडिसन का कहना था कि भले ही मैंने आपको लगता है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, मैंने बहुत रिसोर्सेज वेस्ट किए, लेकिन आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा इन्वेंशन होगा और मुझे मालूम है कि अब इसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से ये आपकी चीज़ बनाई जा सकती है। इसका मतलब उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, देन ही केम टू कंक्लूजन कि कौन सा आपका बेस्ट मेथड है या कौन सा आपका वो मेथड है जिससे कि इसको सक्सेसफुली बनाया जा सकता है। दैट इज नोन एज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। तो वही चीज आपका एफडब्ल्यू टेलर का कहना था, देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना है तो एक ही बेस्ट मेथड होगा, तो वही चीज आ गई, देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड, उसी को आपको फॉलो करना है। वो मेथड कहां से आएगा, स्टडी एंड एनालिसिस से आएगा। तो इसके लिए इन्होंने तीन चीजों के बारे में बात की। इन्होंने बोला साइंटिफिक मेथड कैसे होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, यानी पुराने जो मेथड्स हम लोग करते चले आ रहे हैं उसका हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसमें से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी उनको हम आपको मिला लेंगे, एंड डेवलपिंग ए स्टैंडर्ड मेथड। कहने का मतलब है पुराने मेथड्स को आप स्टडी करिए, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को निकालिए और एक अपना मेथड जो है उसको आप डेवलप कर लीजिए। इन तीन चीजों को करके आपका एक साइंटिफिक मेथड डेवलप किया जा सकता है, जिसको इन्होंने कहा था वर्क स्टडी, जिसको बाद में इन्होंने और डिटेल में एक्सप्लेन किया कि आपका वर्क स्टडी क्या होगा, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी। काम करने का तरीका, मूवमेंट का तरीका, टाइम स्टडी जिसके बेसिस पे वेजेस आपकी पे की जाएंगी, और फटीग यानी थकावट भी ना है। तो इस प्रकार से चार स्टडीज को मिला के इन्होंने एक वर्क स्टडी बनाई और बोला इस वर्क स्टडी की हम आपका प्रैक्टिसेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उससे बेस्ट को निकालेंगे और अपना खुद का मेथड जो है उसको आपका डेवलप कर देंगे। दैट वाज साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। सेकेंड प्रिंसिपल गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर वाज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। बात आती है हार्मोनी और डिस्कॉर्ड क्या चीज होती है। हार्मोनी जिसको हम लोग कहते हैं सौहार्द, सद्भावना, अच्छी भावना के साथ, और डिस्कॉर्ड की बात होती है तो डिस्कॉर्ड हम लोग कहते हैं मतभेद, आपस में मतभेद होना। ठीक है, तो हार्मोनी मीन्स इन ट्यून विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, और डिस्कॉर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट। होता क्या है,
ऑर्गेनाइजेशन में क्लास कॉन्फ्लिक्ट आता है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स आपके बन जाते हैं, वन इज द वर्कर, सेकेंड वन इज द मैनेजमेंट। एफडब्ल्यू टेलर का कहना था देयर शुड बी गिव एंड टेक रिलेशनशिप इन द वर्कप्लेस। वर्कप्लेस में आपका गिव एंड टेक का रिलेशनशिप जो है वो आपका डेवलप होना चाहिए था। उस हिसाब से अगर हम लेके चला रहे कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड के बारे में एफडब्ल्यू टेलर का ये कहना था, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ काइंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ काइंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब मैनेजर्स एंड वर्कर्स अगर लेके चले तो मैनेजर और वर्कर्स के बीच में हमेशा किसी न किसी प्रकार का मतभेद रहता है। Taylor emphasized that there should be complete harmony between the management and the workers. Both should realize that each one is important. दोनों को realize होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत importance रखते हैं। Taylor called for complete mental revolution on the part of management and workers. Mental revolution, यहाँ पे मैं आपको mental revolution short में बताता हूँ। Mental revolution के लिए एक हम अलग से वीडियो लेक्चर में इस पे पूरा डिस्कशन करेंगे। Mental revolution दो वर्ड्स है, mental and revolution। हिंदी में से कहते हैं मानसिक द्वंद्व। द्वंद्व मतलब लड़ाई, मतलब मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में हमेशा एक मानसिक तनाव बना रहता है, एक लड़ाई बनी रहती है। मैनेजमेंट का यह कहना है कि हम वर्कर्स को पे कर रहे हैं तो हम उनसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। वर्कर्स का कहना है कि अगर हम मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ अगर हम अर्न करके दे रहे हैं तो मैनेजमेंट में हमें उसका ड्यू शेयर मिलना चाहिए। बात आती है सेटिस्फैक्शन की, तो कभी कोई भी सेटिस्फाइड नहीं रहता है। मैनेजमेंट अगर वर्कर को पे करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वर्कर से ज़्यादा आपका पैसा बेनिफिट लिया जा सके, और वर्कर्स को लगता है कि अगर हम मैनेजमेंट को प्रॉफिट अर्न करके दे रहे हैं तो उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। इसी को हम आपका मेंटल रेवोल्यूशन का नाम देते हैं कि दोनों के बीच में हमेशा आपका एक सौहार्द होना चाहिए, एक दोनों के बीच में एक अच्छी भावना के साथ काम करना चाहिए। तो टेलर के ये कहना था कि दोनों को अपनी थिंकिंग में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, दोनों को अपनी सोच में बदलाव लाना है। दोनों को यह एहसास होना चाहिए कि अगर मान लीजिए वर्कर मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा है और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो इससे मैनेजमेंट का भी भला होता है, और वर्कर को यह भी सोचना चाहिए कि अगर हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे तो उससे हमारा भी भला होगा। तो इसी को हम अगर आप कहते हैं तो यही हमारा जो होता है आपका मेंटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है। इसको हम डिटेल में एक अलग से वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से, प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखेंगे कि किस प्रकार से मेंटल रेवोल्यूशन एक्चुअली आपका काम करता है। नेक्स्ट इनका जो प्रिंसिपल आता है वो हमारा आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के बारे में कहा जाता है इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड के बाद ही आपका कोऑपरेशन और नॉट इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। यहां पे इन्होंने ये कहा था कि कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। ये जो हम लोग मेंटल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं और वहां पे ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के बीच में अगर आपस में मानसिक द्वंद्व चलता है तो उन्होंने बोला था ये द्वंद्व आपका खत्म होना चाहिए, ये कंपटीशन खत्म होना चाहिए, दोनों में कोऑपरेशन की भावना आनी चाहिए। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन, बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। यहां पे ये भी कहा गया मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू द कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉइज। मीन्स अगर मान लीजिए एम्प्लॉइज किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देते हैं तो मैनेजमेंट को उनको सुनना चाहिए। दे शुड नॉट क्लोज देयर ईयर्स टू इट। इसका मतलब यहां पे यह आ जाता है कि कोऑपरेशन में काम करेंगे, मैनेजमेंट अपना इंडिविजुअली काम नहीं करेगा, या वर्कर जो है वो आपका इंडिविजुअली काम नहीं करेंगे। तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। वहां पे हम लोग कह रहे थे कि अच्छी भावना के साथ काम करना चाहिए, आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। यहां पे हम ये कह रहे हैं कि यहां पे कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों को आपका कोऑपरेशन के साथ मिलजुल कर आपका काम करना चाहिए। और मैनेजमेंट शुड रिवॉर्ड द एम्प्लॉइज, वर्कर्स को रिवॉर्ड देना चाहिए, जैसा कि हम लोग नेक्स्ट अपनी स्लाइड में देखेंगे। यहां पे ये बोला है वर्कर्स शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशन। जो भी सजेशंस वर्कर देते हैं मैनेजमेंट को उनको इस पर रिवॉर्ड देना चाहिए। और जैसा हमने पहले देखा था कि मैनेजमेंट जो है वो इट शुड नॉट बी पुट इट्स ईयर्स क्लोज टू फॉर द कंस्ट्रक्टिव सजेशन। एट द सेम टाइम वर्कर शुड डेजिस्ट फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड्स टू द मैनेजमेंट। वर्कर्स को भी नो स्ट्राइक के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए। नो स्ट्राइक मीन्स अगर मान लीजिए मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वो मैनेजमेंट को फ्रूटफुल रिजल्ट देना चाहते हैं तो कम से कम स्ट्राइक होनी चाहिए और अनरीजनेबल डिमांड भी नहीं आनी चाहिए।
According to Taylor, there should be almost equal division of work and responsibility between the workers and मैनेजमेंट। आज हम जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात करते हैं, WPM की बात करते हैं कि मैनेजमेंट में वर्कर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल किया जाता है, तो ये आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट की ही देन है जो वर्कर्स को आपका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करवाया जाता है। तो टेलर साहब का कहना था कि आपके वर्कर्स को मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए, वर्क इक्वली डिवाइड होना चाहिए, जो मैनेजमेंट का काम हो वो मैनेजमेंट करे, जो वर्कर्स का काम है वर्कर्स करे, और ये जो काम कर रहे हैं ये मिलजुल कर काम करे, आपस में किसी भी प्रकार में एक कोऑपरेशन होना चाहिए, कंपटीशन की भावना उनके बीच में नहीं आनी चाहिए। लास्ट जो हमारा प्रिंसिपल आता है वो रिलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। टेलर साहब का कहना था कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी जो आती है वो पर्सनल कॉम्पिटेंसीज से आती है। जो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी आती है यह हमेशा पर्सनल कॉम्पिटेंसीज से आती है। और पर्सनल कॉम्पिटेंसीज, जब हम कॉम्पिटेंसीज की बात कर रहे हैं तो कॉम्पिटेंसीज कहां से आएगा? साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स से आएगा। इसका मतलब इन्होंने ये कहा था कि वर्कर्स को आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर लेना चाहते हैं तो आपको उनको चुनने के लिए एक प्रोसीजर, साइंटिफिक प्रोसीजर को डेवलप करना पड़ेगा। और ये साइंटिफिक सिलेक्शन इट शुड बी इन कंटिन्यूएशन विद द प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स। कहने का ये मतलब है, अगर हम इसको आगे स्टाफिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से होता है, तो हम देखेंगे कि रिक्रूटमेंट की एक अपनी एक पॉलिसी होती है। रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, वर्कर्स को ट्रेन एंड डेवलप किया जाता है, उनका ओरिएंटेशन होता है, प्लेसमेंट होता है, ओरिएंटेशन होता है। तो टेलर साहब का ये कहना था हमें अब वर्कर्स को, अगर हम वर्कर्स से काम लेना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हमें वर्कर्स को साइंटिफिकली सेलेक्ट करना चाहिए। साइंटिफिकली सेलेक्ट करना चाहिए मीन्स उसकी क्वालिफिकेशंस को देख लेनी चाहिए, उसके काम करने के तरीके को देख लेना चाहिए। हमें देख लेना चाहिए कि उसके अंदर उतनी एफिशिएंसी है या नहीं है, पोटेंशियल है या नहीं है, और उसी पोटेंशियल के साथ हमारे को उसको रखना चाहिए। एंड रखने के साथ, पोटेंशियल के साथ साथ उसके प्लेसमेंट की भी बात की गई थी, यानी राइट पर्सन फॉर ए राइट जॉब। जो भी सही व्यक्ति है और जो उसके लिए काम है उसी काम के लिए व्यक्ति को प्लेस करना चाहिए, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और साथ साथ इन्होंने ये कहा था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी देना है ताकि वर्कर अपना तो डेवलप कर सके, और साथ साथ जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन एलिमेंट है बेस्ट मेथड, उस बेस्ट मेथड पे वो आपको सीख सके। इसका मतलब साइंटिफिक सिलेक्शन के साथ साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी होगी, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किससे रिलेट होगा? बेस्ट मेथड को लर्न करने से। तो दैट इज वाई यहां पे ये कहा गया है कि टेलर वाज ऑफ द व्यू दैट कंसर्न फॉर एफिशिएंसी कुड बी बिल्ड इन द राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन। अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एम्प्लॉय सिलेक्शन से ही वो आपका शुरू होगा। ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड, देन वर्क असाइन शुड सूट हिज फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। जब आपने वर्कर को साइंटिफिकली सेलेक्ट कर लिया है तो उसको जो आप काम सौंप रहे हैं वो उसकी फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के साथ होना चाहिए, और साथ ही साथ उसको आपका ट्रेनिंग देनी चाहिए। These are the 4 principles of scientific management, जहां पे हमने शुरू किया था साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, उसके बाद आए हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, देन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड लास्ट डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज फुलेस्ट ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो इस प्रकार से टेलर के ये 4 प्रिंसिपल्स आपके बहुत हद तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाने में काम करते हैं। शॉप फ्लोर लेवल पे यानी जमीनी स्तर पे ये आपके एप्लीकेबल होते हैं, वर्कर्स के ऊपर पूरा काम किया जाता है। आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक आपका कवर करके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट में जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करवाया जा सकता है। दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।